नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे सबसे पहले बलिया के रसड़ा विधानसभा सीट से 3 बार के बसपा विधायक रहे उमाशंकर सिंह के निधन की। इसके बाद बात करेंगे मेटा पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लगाए गंभीर आरोप की। साथ ही बात होगी अखिलेश यादव के पवन पांडे को अयोध्या विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित करने की। और अंत में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की। इन सभी बड़ी खबरों का पूरा विश्लेषण और हर अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन। बलिया की रसड़ा सीट से थे एमएलए। अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की रोड एक्सीडेंट में मौत। जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था। पंखा लगाकर सुखाया जा रहा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो। इनकम टैक्स संशोधन बिल लोकसभा से पास, सदन कल तक के लिए स्थगित। उमाशंकर सिंह को बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी श्रद्धांजलि, किए अंतिम दर्शन। रांची छात्र आंदोलन। झारखंड सरकार से 11 लोगों का दल बातचीत करने के लिए जाएगा। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना। राहुल गांधी का एक्सपोस्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास लैंड माइन ब्लास्ट, 2 जवान जख्मी। सावन में सोना हुआ और महंगा। चांदी के दाम फिसले। 1,49,362 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा गोल्ड। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 373 अंकों की तेजी। निफ्टी 24,630 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आई। पूर्वांचल की सियासत का एक मजबूत स्तंभ, गरीबों की आवाज और बहुजन समाज पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल रहे रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हां, बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार जीत दर्ज करने वाले बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 55 साल की उम्र में उमाशंकर सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही बलिया से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। तो आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कौन थे उमाशंकर सिंह, कैसे छात्र नेता से बने 3 बार के विधायक, कैसे 2022 में उन्होंने बसपा की डूबती नैया को अकेले संभाला, क्यों रसड़ा की जनता उन्हें अपना नेता मानती थी और कैसे बीमारी से लड़ते हुए भी उन्होंने जनता से अपना रिश्ता बनाए रखा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वो उमाशंकर सिंह जिन्होंने उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की लाज बचाई थी जब 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। जब मायावती की पार्टी पूरे प्रदेश में सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी, तब रसड़ा की जनता ने उमाशंकर सिंह पर भरोसा जताया था और वह बीएसपी के इकलौते विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। एक ऐसा नेता जिसने छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत की, फिर जनता के बीच अपनी पकड़ बनाई, समाज सेवा के जरिए लोगों का दिल जीता और देखते ही देखते पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम बन गया। लेकिन आज वही चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया है। उमाशंकर सिंह की पहचान सिर्फ एक विधायक के तौर पर नहीं थी, बल्कि एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में भी थी जो अपने क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े नजर आते थे। गरीब परिवारों की मदद हो, सामूहिक विवाह का आयोजन हो, कोरोना काल में लोगों के इलाज और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, उमाशंकर सिंह ने अपने क्षेत्र में अलग पहचान बनाई। उनके निधन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने गहरा दुख जताते हुए उन्हें पार्टी का कर्मठ, ईमानदार और पूरी तरह वफादार नेता बताया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। लेकिन उमाशंकर सिंह की कहानी सिर्फ एक विधायक की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे राजनीतिक सफर की कहानी है जो छात्र राजनीति से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंचा
और जिसने अपने दम पर एक मजबूत सियासी पहचान बनाई। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र, जहां उमा शंकर सिंह की मजबूत पकड़ मानी जाती थी, वहां लोगों के बीच मायूसी छा गई। समर्थक उन्हें सिर्फ विधायक नहीं बल्कि अपना परिवार का सदस्य मानते थे। आपको बता दें, उमा शंकर सिंह का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र के खनवर गांव के रहने वाले उमा शंकर सिंह ने राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र जीवन में चढ़ी। साल 1991 में उन्होंने बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज से छात्र संघ का चुनाव लड़ा और महामंत्री चुने गए। यहीं से उनकी राजनीतिक पहचान बननी शुरू हुई। इसके बाद साल 2000 में उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। धीरे धीरे उनका जनाधार बढ़ता गया और क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। साल 2009 में उन्होंने कारोबार की दुनिया में कदम रखा और छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शंस कंपनी की शुरुआत की। उनकी कंपनी सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा नाम बनी, लेकिन राजनीति से उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। साल 2011 में उमा शंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के संपर्क में आए और बसपा में शामिल हो गए। इसके बाद साल 2012 में मायावती ने उन पर भरोसा जताया और रसड़ा विधानसभा सीट से टिकट दिया। उमा शंकर सिंह ने भी इस भरोसे को कायम रखा और पहली बार विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे को हराकर जीत दर्ज की। इसके बाद 2017 में जब पूरे प्रदेश में मोदी लहर थी और बीजेपी शानदार प्रदर्शन कर रही थी, तब भी उमा शंकर सिंह ने रसड़ा सीट पर अपना दबदबा कायम रखा। फिर आया साल 2022 का विधानसभा चुनाव। ये चुनाव बसपा के लिए बेहद मुश्किल दौर लेकर आया था। पूरे प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। बसपा के खाते में सिर्फ एक सीट आई और वो एकमात्र सीट थी, बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट। यानी जब पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा का खाता लगभग बंद हो चुका था, तब उमा शंकर सिंह अकेले ऐसे विधायक बने जिन्होंने पार्टी की विधानसभा में मौजूदगी बचाए रखी। उनकी इसी जीत ने उन्हें बसपा में और मजबूत बनाया और उन्हें विधायक दल का नेता भी बनाया गया। दरअसल उमा शंकर सिंह की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत थी जनता से सीधा जुड़ाव। वह सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि हर वक्त अपने क्षेत्र के लोगों के बीच दिखाई देते थे। बताया जाता है कि विधायक बनने के बाद उन्होंने गरीब परिवारों के लिए बड़े स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराए। पहली बार उन्होंने 251 गरीब जोड़ों का विवाह कराया और बाद में 351 जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया। कोरोना काल में भी उन्होंने लोगों की मदद की। जरूरतमंदों के इलाज से लेकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। यही वजह रही कि रसड़ा में उनकी अपनी अलग पहचान बन गई। वहीं मायावती और उमा शंकर सिंह के बीच का रिश्ता भी काफी खास माना जाता था। मायावती ने उनके निधन पर भावुक संदेश जारी करते हुए कहा कि उमा शंकर सिंह पार्टी के कर्मठ, ईमानदार और पूरी तरह वफादार नेता थे। मायावती ने कहा कि पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा की जितनी तारीफ की जाए कम है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए दुख जताया और कहा कि उमा शंकर सिंह का निधन बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति और परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। लेकिन उमा शंकर सिंह का राजनीतिक सफर हमेशा आसान नहीं रहा। उनका नाम कई राजनीतिक विवादों में भी आया। साल 2017 में उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर विवाद हुआ था। चुनाव आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी। उन पर जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन और सरकारी ठेके लेने जैसे आरोप लगे थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और न्यायिक प्रक्रिया में उन्हें राहत मिली। इसके अलावा बलिया में कटहल नाला पुल को लेकर भी उनका नाम राजनीतिक विवाद में आया था। स्थानीय राजनीति में इसे वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देखा गया था।
वहीं साल 2026 में आयकर विभाग की कार्यवाही को लेकर भी वह चर्चा में रहे थे, लेकिन तमाम विवादों के बावजूद उनकी सबसे बड़ी पहचान रही उनकी जनता से जुड़ी राजनीति। एक विधायक के रूप में उन्होंने 3 बार रसड़ा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। छात्र नेता से विधायक तक का सफर तय करने वाले उमाशंकर सिंह ने साबित किया कि राजनीति में लंबे समय तक टिके रहने के लिए सिर्फ पद नहीं बल्कि जनता का भरोसा जरूरी होता है। आज भले ही उमाशंकर सिंह इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन रसड़ा और पूर्वांचल की राजनीति में उनकी छाप लंबे समय तक बनी रहेगी। तो देखा आपने, एक छात्र नेता से शुरू हुआ सफर कैसे पूर्वांचल के बड़े राजनीतिक चेहरे तक पहुंचा। उमाशंकर सिंह ने राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे, जीत भी देखी, विवाद भी देखे, मुश्किल वक्त भी देखा, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ कभी कमजोर नहीं हुई। 2022 का वो चुनाव शायद उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव था, जब पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी और उस एक सीट को जिताकर उमाशंकर सिंह ने पार्टी की विधानसभा में आवाज कायम रखी। यही वजह थी कि उन्हें सिर्फ विधायक नहीं बल्कि बसपा के संकट मोचक के तौर पर भी देखा गया। गरीबों की मदद, सामाजिक कार्य, जनता के बीच मौजूदगी और क्षेत्र के मुद्दों को उठाने की उनकी शैली ने उन्हें अलग पहचान दी। आज उनके निधन से सिर्फ बसपा को ही नहीं बल्कि बलिया और पूर्वांचल की राजनीति को भी बड़ा नुकसान हुआ है। उनके समर्थकों के लिए ये सिर्फ एक नेता को खोना नहीं बल्कि अपने परिवार के एक सदस्य को खोने जैसा है। फिलहाल उमाशंकर सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संघर्ष, उनकी राजनीतिक यात्रा और जन सेवा के किस्से हमेशा याद किए जाते रहेंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार, समर्थकों तथा चाहने वालों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी इन दिनों भारत में लगातार विवादों के घेरे में है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटने का मामला सामने आया। सरकार ने सख्त रुख अपनाया। संसदीय समिति ने मेटा को जवाब तलब किया और अब इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेटा पर एक और बड़ा आरोप दिया है। जी हाँ, केजरीवाल का दावा है कि भारत में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को सीमित कर दिया गया है। उनके अकाउंट पर ऐसी पाबंदी लगाई गई कि कई जगहों पर उनकी पहुंच रोक दी गई, लेकिन कंपनी ने ना तो इसकी वजह बताई और ना ही समस्या का समाधान किया। केजरीवाल ने सीधे मेटा और मेटा इंडिया को टैग करते हुए सवाल पूछा, आखिर मेरा अकाउंट क्यों रोका गया? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं? क्या बड़ी टेक कंपनियां किसी दबाव में फैसले ले रही हैं? हालांकि अब जानकारी सामने आई है कि केजरीवाल का इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से सामान्य हो गया है, लेकिन इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, कंटेंट मॉडरेशन और राजनीतिक दबाव जैसे मुद्दों पर नई बहस छेड़ दी है। और बात सिर्फ मेटा विवाद तक सीमित नहीं है। अरविंद केजरीवाल लगातार E20 पेट्रोल नीति को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। केजरीवाल का आरोप है कि सरकार जबरदस्ती E20 फ्यूल लोगों पर थोप रही है, जिससे पुरानी गाड़ियों को नुकसान हो सकता है और आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी संयोजक ने मेटा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कंपनी को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए मेटा पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया। केजरीवाल ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को किसी के दबाव में नहीं झुकना चाहिए, वरना लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। हालांकि केजरीवाल ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई तकनीकी रिपोर्ट या आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट अब दोबारा रीस्टोर हो चुका है, लेकिन इस पूरे विवाद की टाइमिंग काफी अहम है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फेसबुक पोस्ट हटाए जाने को लेकर विवादों में घिर चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर
एक वीडियो पोस्ट किया था। बताया गया कि ये वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हट गया था। बाद में मेटा ने इसे तकनीकी गलती बताते हुए बहाल कर दिया और माफी भी मांगी। मेटा ने कहा था कि कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये हुआ, लेकिन इस मामले पर केंद्र सरकार और संसदीय समिति ने सख्त रुख अपनाया। यही वजह है कि अब केजरीवाल ने अपने मामले को पीएम मोदी के मामले से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री से जुड़े मामले में तुरंत कार्यवाही हो सकती है, तो उनके अकाउंट की समस्या पर जवाब क्यों नहीं दिया गया। हालांकि मेटा की ओर से केजरीवाल के आरोपों पर अभी कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं अब बात करते हैं केजरीवाल के दूसरे बड़े मुद्दे की, यानी E20 पेट्रोल की। दरअसल आम आदमी पार्टी लगातार E20 फ्यूल नीति का विरोध कर रही है। केजरीवाल का आरोप है कि केंद्र सरकार भविष्य में पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पहले E20 लागू किया गया और आगे चलकर E50 तक जाने की तैयारी है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि अगर नई गाड़ियां भी भविष्य में ज्यादा इथेनॉल मिश्रण के हिसाब से नहीं चल पाई तो जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पुरानी गाड़ियों के मालिक पहले ही परेशान हैं। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के कई फायदे हैं। सरकार के मुताबिक इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या इससे आम वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ेगी। इसी मुद्दे को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की कोशिश भी की थी। केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ पीएम आवास की तरफ बढ़े थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें फिरोज शाह रोड पर रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल और आप नेताओं ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल का कहना था कि उनके पास लाखों लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका है, जिसे वह प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि E20 नीति जनता पर जबरदस्ती थोपी जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इस नीति को लेकर अपनी अलग दलील दी जाती रही है। कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ मेटा को लेकर केजरीवाल ने सोशल मीडिया सेंसरशिप और निष्पक्षता का मुद्दा उठा दिया है, तो दूसरी तरफ E20 फ्यूल को लेकर वह केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोल चुके हैं। मेटा विवाद ने जहां टेक कंपनियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं E20 विवाद ने देश में ऊर्जा नीति और आम वाहन मालिकों की चिंता को बहस के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि मेटा इस पूरे मामले पर आगे क्या सफाई देता है और E20 को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच चल रही सियासी जंग आने वाले दिनों में कितना बड़ा मुद्दा बनती है। फिलहाल मेटा विवाद और E20 फ्यूल दोनों ही मुद्दों पर सियासत गर्म है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि मेटा इस विवाद पर क्या जवाब देता है और E20 की लड़ाई राजनीतिक गलियारों से निकलकर जनता के बीच कितना बड़ा मुद्दा बनती है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब पूरी तरह सुनाई देने लगी है। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक हर राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाने में जुट गया है। कहीं जातीय समीकरण साधे जा रहे हैं, कहीं पुराने चेहरों पर भरोसा जताया जा रहा है, तो कहीं नए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो रही है। और इसी सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी ने ऐसा दांव चला है जिसने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, रामनगरी अयोध्या, जहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर है, जहां देश की आस्था जुड़ी है, उसी हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना पहला बड़ा चुनावी पत्ता खोल दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से बड़ा ऐलान करते हुए अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अखिलेश यादव ने मंच से दावा किया कि इस बार अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी और पवन पांडे फिर से विधानसभा पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने अयोध्या जैसी बेहद
संवेदनशील और हाई प्रोफाइल सीट के लिए पवन पांडे पर ही दांव क्यों लगाया? क्या ये सिर्फ एक उम्मीदवार की घोषणा है या फिर इसके पीछे छिपा है बड़ा राजनीतिक संदेश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 की चुनावी लड़ाई में अयोध्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बनने जा रही है? देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी राजनीतिक जमीन है जहां हर फैसला दूर तक असर डालता है। यही वजह है कि जब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, तो इसकी चर्चा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान मंच से ऐलान किया कि तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे अयोध्या विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं ये घोषणा कई मायनों में खास मानी जा रही है, क्योंकि ये पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले किसी बड़ी सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। लोग इसे अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा मान रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसकी राजनीति सिर्फ पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि वह दूसरे सामाजिक वर्गों को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है। इसी रणनीति के तहत सपा ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया और उसी मंच से पवन पांडे को अयोध्या का उम्मीदवार घोषित कर दिया। यानी संदेश साफ है, सपा अब 2027 की लड़ाई में अपने सामाजिक समीकरण को और बड़ा करना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पवन पांडे आखिर है कौन? तो आपको बता दें, पवन पांडे का असली नाम तेज नारायण पांडे है। समाजवादी पार्टी में उन्हें अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में गिना जाता है। उनकी राजनीतिक शुरुआत छात्र राजनीति से हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकलकर पवन पांडे ने अपनी पहचान बनाई। साल 2004 में वह लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए। छात्र राजनीति के दौरान उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के युवा नेताओं में अपनी जगह बनाई। इसके बाद वह अखिलेश यादव की कोर टीम का हिस्सा बने और पार्टी संगठन में लगातार सक्रिय रहे। इतना ही नहीं, पवन पांडे के राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा पड़ाव आया साल 2012 में, जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें अयोध्या फैजाबाद विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। उस समय ये मुकाबला बेहद दिलचस्प था। पवन पांडे ने बीजेपी के दिग्गज नेता और तत्कालीन मंत्री लल्लू सिंह को हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया। इस जीत के बाद उनकी पहचान प्रदेश स्तर के नेता के रूप में बनने लगी। अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री पद भी मिला। वह 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश सरकार में वन राज्य मंत्री रहे, लेकिन 2017 और 2022 में मिली हार। हालांकि इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदली। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर के बीच पवन पांडे को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवार के सामने उन्हें हार मिली, लेकिन हार के बावजूद अखिलेश यादव का भरोसा उन पर बना रहा। यही वजह है कि 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर उन्हें अयोध्या जैसी बड़ी सीट की जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें, पिछले दिनों अयोध्या राम मंदिर से जुड़े दान चोरी मामले को लेकर भी पवन पांडे काफी चर्चा में रहे। उन्होंने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया और सरकार से जांच की मांग की। समाजवादी पार्टी ने इस मामले को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया। इसके बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। पवन पांडे लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहे। यही वजह है कि सपा ने उन्हें अयोध्या सीट पर एक ऐसे चेहरे के रूप में पेश किया है जो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई भी लड़ सकता है। वहीं अब सवाल ये है कि आखिर सपा ने अयोध्या सीट को ही क्यों चुना? दरअसल अयोध्या बीजेपी की राजनीति के सबसे बड़े केंद्रों में से एक रही है। राम मंदिर निर्माण के बाद इस सीट की राजनीतिक अहमियत और बढ़ गई है।
बीजेपी जहां अयोध्या को अपनी हिंदुत्व राजनीति के मजबूत आधार के रूप में देखती है, वहीं विपक्ष यहां अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। ऐसे में पवन पांडे को उम्मीदवार बनाकर समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर संकेत दिया है कि वह अयोध्या की लड़ाई को गंभीरता से लेने जा रही है। साथ ही राजनीतिक नजरिए से देखें तो इस फैसले के पीछे ब्राह्मण समीकरण भी अहम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है। पवन पांडे को आगे करके सपा ने एक तरफ पुराने भरोसेमंद नेता पर दाव लगाया है, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज तक पहुंच बनाने की कोशिश भी की है। ऐसे में साफ है कि अयोध्या से पवन पांडे के नाम का ऐलान सिर्फ एक टिकट की घोषणा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की 2027 चुनावी रणनीति का बड़ा संकेत है। अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में अपना पहला बड़ा मोहरा चला दिया है। अब मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि मुकाबला होगा रणनीति का, मुकाबला होगा सियासी संदेशों का, मुकाबला होगा वोट बैंक और जनविश्वास का। एक तरफ बीजेपी अयोध्या को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में गिनाती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पवन पांडे के जरिए यहां नई चुनौती पेश करने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि 2012 में अयोध्या में इतिहास रचने वाले पवन पांडे क्या 2027 में फिर से वही कहानी दोहरा पाएंगे? क्या अखिलेश यादव का ये ब्राह्मण दाव सफल होगा? क्या रामनगरी की जनता एक बार फिर सियासी बदलाव का संदेश देगी, या फिर बीजेपी अपना मजबूत किला बचाने में कामयाब रहेगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा 2027 के चुनावी रण में। लेकिन इतना तय है कि अयोध्या की सियासत अब गर्म हो चुकी है, मोहरे सज चुके हैं, रणभेरी बच चुकी है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई का पहला बड़ा अध्याय लिख दिया गया है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन बड़े दावों और करोड़ों रुपयों की लागत के साथ किया गया था, वही एक्सप्रेसवे महज 20 दिनों के अंदर ही सवालों के घेरे में आ गया है। जी हां, कहीं सड़क धंस गई, कहीं सतह खिसक गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगी। मामला इतना बढ़ा कि अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने सख्त कार्यवाही का ऐलान कर दिया है। सड़क की मरम्मत पूरी होने तक 275 रुपए का टोल पूरी तरह फ्री कर दिया गया है। यानी अब इस एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले यात्रियों को फिलहाल टोल नहीं देना होगा। लेकिन सिर्फ टोल बंद करने तक बात नहीं रुकी। निर्माण कंपनी PNC इंफ्राटेक पर शिकंजा कस दिया गया है। कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है, इसे नॉन परफॉर्मर घोषित करने की सिफारिश की गई है और निगरानी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को बड़े उत्साह के साथ किया गया था। करीब 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को लगभग 4200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। उद्घाटन के बाद यात्रियों से एक तरफ के सफर के लिए 275 रुपए टोल लिया जाना तय किया गया था। लोगों को उम्मीद थी कि ये एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच सफर को तेज और आसान बनाएगा, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद तस्वीर बदलने लगी। एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में सड़क धंसने की शिकायतें सामने आने लगी। करीब 20 दिनों के भीतर कई बार सड़क के खराब होने और मरम्मत की नौबत आने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। सबसे ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब सोशल मीडिया पर सड़क मरम्मत के दौरान पंखों से सड़क सुखाने का वीडियो वायरल हुआ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जिस सड़क का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ, उसकी इतनी जल्दी मरम्मत की जरूरत पड़ना गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं दूसरी तरफ लगातार शिकायतों के बाद NHAI ने मामले को गंभीरता से लिया और निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी।
कंपनी पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का 2% जुर्माना लगाया गया है। NHAI ने साफ कर दिया है कि सड़क की मरम्मत का पूरा खर्च कंपनी को उठाना होगा। प्रभावित हिस्से की मरम्मत में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सिर्फ कंपनी ही नहीं, बल्कि निगरानी और निर्माण प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर भी कार्यवाही हुई है। PNC इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक गुप्ता, रेजिडेंट इंजीनियर यतेंद्र कुमार और इंडिपेंडेंट इंजीनियर टीम लीडर सुरेंद्र कुमार को प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है। इन अधिकारियों पर अगले 2 साल तक NHAI, MoRTH और NHIDCL के किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा को भी पद से हटा दिया गया है। वहीं पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौरभ चौरसिया के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई है। वहीं सड़क आखिर क्यों धंसी? क्या डिजाइन में कमी थी? क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता खराब थी? या फिर बारिश और मिट्टी की कमजोरी वजह बनी? इन तमाम सवालों का जवाब अब IIT खड़गपुर के विशेषज्ञ तलाशेंगे। विशेषज्ञों की टीम एक्सप्रेसवे की तकनीकी जांच करेगी और सड़क की मजबूती का आकलन करेगी। इसके अलावा पूरे एक्सप्रेसवे की स्थिति जांचने के लिए लेजर प्रोफिक्लोमीटर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि NHAI अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में लगातार बारिश की वजह से सड़क के नीचे की मिट्टी प्रभावित होने की बात सामने आई है। बताया गया कि पानी नीचे की परतों तक पहुंचने से मिट्टी की मजबूती कम हुई और कुछ हिस्सों में स्लीपेज यानी धंसाव की स्थिति बनी। हालांकि वास्तविक कारणों का पता तकनीकी जांच के बाद ही चलेगा। तो कुल मिलाकर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जो यूपी की विकास यात्रा का बड़ा प्रतीक बताया जा रहा था, अब अपनी गुणवत्ता को लेकर सवालों में घिर गया है। 20 दिन के अंदर सड़क धंसने की घटनाओं ने निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि NHAI ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है और अब देखना होगा कि IIT खड़गपुर की जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है। क्या सच में निर्माण में कोई बड़ी लापरवाही हुई थी? क्या जिम्मेदारों पर और कार्यवाही होगी, या फिर तकनीकी कारणों से आई समस्या को दूर कर एक्सप्रेसवे फिर से पूरी मजबूती के साथ दौड़ पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की सड़क ही नहीं, बल्कि इसकी गुणवत्ता और जिम्मेदारी से जुड़े कई बड़े सवाल भी अब जांच के घेरे में हैं। तो देखा आपने, आज की तमाम बड़ी खबरों में राजनीति, विवाद और जवाबदेही से जुड़े कई बड़े मुद्दे सामने आए। एक तरफ बलिया के दिग्गज नेता उमा शंकर सिंह के निधन ने पूर्वांचल की राजनीति को भावुक कर दिया है, तो दूसरी तरफ 2027 की चुनावी रण की तैयारी में पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने में जुट गई हैं। अयोध्या से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाकर समाजवादी पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाला दिन विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं मेटा विवाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और E20 पेट्रोल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी घमासान लगातार जारी है। इसके अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे मामले ने एक बार फिर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब सबकी नजर IIT खड़गपुर की जांच रिपोर्ट पर है, जिससे साफ होगा कि आखिर सड़क धंसने की असली वजह क्या थी और जिम्मेदारी किसकी तय होगी। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। नमस्कार।